हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रसव यानी कि लेबर की कितने स्टेज होते हैं? तो यहाँ पे जान लेते हैं कि लेबर के स्टेज 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्टेज लेबर के होते हैं। ये याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लेबर के कितने स्टेज होते हैं या प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है। तो प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब जान लेते हैं कि इन चारों अवस्थाओं में लेबर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम जान लेते हैं जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, यह इसमें होता है कि इस अवधि के दौरान गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन खुलती है और 0 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। सर्विक्स कितना बढ़ जाती है? 10 सेंटीमीटर तक। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसव के दौरान सर्विक्स का कितना डायलिटेशन होता है। तो 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स विस्तारित हो जाता है। कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का विस्तारण हो जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में जान लेते हैं कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? तो सेकेंड स्टेज में गर्भाशय ग्रीवा खुलने से बच्चे के जन्म तक की अवधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसके खुलने से बच्चे के जन्म तक की अवधि, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि जो सर्विक्स था उसका डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक हो गया, और सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर खुलने से लेके बच्चे के जन्म तक की अवधि सेकेंड स्टेज में हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे की जन्म हो जाएगी। सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। अब जानेंगे कि थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो थर्ड स्टेज में जान लेते हैं कि प्लेसेंटा का निष्कासन होता है। इसमें थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा आउट होता है। प्लेसेंटा जो होगा वो आउट होता है। किसमें? थर्ड स्टेज में। तो याद रखिए, पहले में क्या हुआ कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक विस्तारित हुआ, और सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में बच्चे का जन्म हुआ, और थर्ड स्टेज में क्या हुआ, प्लेसेंटा निकला। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, प्लेसेंटा निकला। अब फोर्थ स्टेज में जान लेते हैं क्या होता है। जो फोर्थ स्टेज है इसमें होता है कि डिलीवरी के बाद जो हो जाता है, प्लेसेंटा निकल जाता है, 1 घंटे तक का समय जो हो जाएगा, 1 घंटे तक का समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ स्टेज में। उस 1 घंटे के समय को कहेंगे ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन। याद रखिएगा, प्लेसेंटा निकलने के बाद के 1 घंटे तक के समय को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, और ये होता है फोर्थ स्टेज में। किसमें होगा? फोर्थ। जैसे अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है और चौथे स्टेज में क्या हो रहा है। तो पहले स्टेज में जो सर्विक्स है उसका डायलिटेशन हुआ, और सेकेंड चरण में डिलीवरी हुई। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आया, और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन हुआ, वो भी 1 घंटे तक का। 1 घंटे तक का समय को ऑब्जर्वेशन किया गया, वो भी फोर्थ स्टेज में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन है जो एग्जाम में फंसने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैकमियर साइन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैकमियर साइन क्या है। जैकमियर साइन में गर्भावस्था में 8वें सप्ताह के बाद योनि मार्ग की श्लेष्मिक झिल्ली का रंग जामुनी नीला हो जाता है। यानी कि योनि मार्ग यानी कि वेजाइनल कैनाल का रंग, वेजाइनल कैनाल के श्लेष्मिक झिल्ली का रंग कैसा हो जाता है, जामुनी नीला। जामुनी नीला इसे या ब्लूइश कह सकते हैं, ब्लूइश। ये याद रखिए, ब्लूइश हो जाता है या जामुनी नीला हो जाता है। कब? गर्भावस्था के 8वें सप्ताह के बाद। यह परिवर्तन क्यों होता है? यह परिवर्तन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। इस कारण से जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है योनि मार्ग की, जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो कुछ जामुनी या नीला रंग की हो जाती है। जामुनी यानी कि ब्लूइश कलर की हो जाती है। इसे चैडविक साइन भी कहा जाता है। जो जैकमियर साइन है इसे क्या कहते हैं, चैडविक साइन भी कहा जाता है। तो याद रखिए, जैकमियर साइन को क्या कहते हैं, चैडविक
चैडविक साइन किसे कहते हैं? जैकमियर साइन को। किसे कहते हैं? जैकमियर साइन को क्या कहा जाता है? चैडविक साइन। तो याद रखिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है या ये क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत आपको टिक करना है कि इसमें योनि मार्ग के श्लेष्मिक झिल्ली का रंग जामुनी नीला हो जाता है। याद रखिए कैसा हो जाता है? ब्लूइश या जामुनी नीला हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अगर योनि मार्ग के श्लेष्मिक झिल्ली का रंग जामुनी नीला या ब्लूइश कलर हो जाता है तो इसको जैकमियर साइन या चैडविक साइन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑसिएंडर साइन क्या है। ऑसिएंडर साइन क्या है? तो ऑसिएंडर साइन इसमें गर्भावस्था के दौरान 8वें सप्ताह से आगे अत्यधिक रक्त संवहन के कारण योनि मार्ग में बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जा सकती है, यानी कि वेजाइना में स्पंदन दर में वृद्धि हो जाती है। किसमें? वेजाइना में स्पंदन दर में वृद्धि हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑसिएंडर साइन। वेजाइना में स्पंदन दर की वृद्धि होना ऑसिएंडर साइन कहलाता है। ये कब होता है? 8वें सप्ताह के बाद। जैकमियर साइन कब हो रहा था? 8वें सप्ताह के बाद। ऑसिएंडर साइन कब हो रहा है? 8वें सप्ताह के बाद। कहाँ हो रहा है? दोनों ही वेजाइना में। ये वेजाइना के श्लेष्मिक झिल्ली यानी कि म्यूकोसा में हो रहा है और ऑसिएंडर साइन कहाँ हो रहा है? ये योनि मार्ग में यानी कि वेजाइनल कैनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनोरिया क्या है? एमनोरिया क्या है? तो ये जान लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्त्री में मासिक धर्म का बंद हो जाना एमनोरिया कहलाता है। इसमें क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, तो उस स्थिति को एमनोरिया कहा जाता है। यहाँ पर मेनोपाज अलग हो जाएगा, एमनोरिया अलग हो जाएगा। मेनोपाज जो होता है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं में हमेशा के लिए मासिक धर्म जो बंद हो जाता है उसे मेनोपाज कहते हैं। और एमनोरिया क्या है? एमनोरिया सिर्फ वही स्थिति है जब गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उसे एमनोरिया कहेंगे। बाकी जो 45 से 50 वर्ष की आयु में 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म जो बंद हो जाता है हमेशा के लिए, उससे मेनोपॉज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीडी का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ईडीडी क्या है। ईडीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये हो जाएगा ईडीडी। तो ईडीडी यानी कि जो एलएमपी होती है, एलएमपी को सबसे पहले इसे भी जान लेते हैं। एलएमपी जो होता है, एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एलएमपी हो जाएगा जो हो जाएगा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और ईडीडी जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एलएमपी के द्वारा ही, एलएमपी से ही हम जो है ईडीडी निकालते हैं। एलएमपी से ही ईडीडी निकालते हैं कि महिला को, जो महिला गर्भवती है उसके बच्चे होने की संभावित तिथि क्या है, उसका प्रसव होने की संभावित तिथि क्या है, कैसे निकालेंगे? वो ईडीडी से निकालेंगे। जो ईडीडी है वो हो जाएगा एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है? ये संभावित तिथि है, किसकी? डिलीवरी होने की संभावित तिथि है, जो कि निकालते हैं किससे? एलएमपी से। अब कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा, ईडीडी का सूत्र हो जाएगा 9 माह प्लस 7 दिन। 9 माह प्लस 7 दिन। ईडीडी कैसे निकालते हैं? एलएमपी में 9 माह प्लस 7 दिन जोड़कर ईडीडी को निकाला जाता है। कितना? 9 माह प्लस 7 दिन। याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है कि 9 माह प्लस 7 दिन, या ऑप्शन में कई इस तरीके से दे देंगे, 9 माह 8 दिन या 8 माह 7 दिन, कुछ भी दे दिया होता है। आपसे पूछ लेता है कि इसमें ईडीडी का सूत्र सही कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये ईडीडी का सही सूत्र 9 माह प्लस 7 दिन, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज ईडीडी का सूत्र होता है। याद रखिएगा, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज ईडीडी का सूत्र होता है। और इसे एक और चीज़ जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ईडीडी का जो सूत्र होता है इसे निगल्स फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जानते हैं? निगेल्स फार्मूला। ये जानिए कि ईडीडी का सूत्र किसने दिया? निगल्स ने दिया। इसलिए ईडीडी के सूत्र को क्या कहा जाता है? निगल्स फार्मूला कहते हैं। और ये क्या है? 9 मंथ्स प्लस 7 डेज को निगल्स फार्मूला कहते हैं और ये ईडीडी का सूत्र होता है। ईडीडी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। 9 महीने प्लस 7 दिन।
अब हम जान लेते हैं कि ईडीडी निकालते कैसे हैं। अगर एलएमपी आपको दिया हुआ है और ईडीडी निकालना है तो उसे निकालेंगे कैसे। ईडीडी निकाल कर एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एलएमपी दिया हुआ है 7 जनवरी 2021। कितना दिया है? 7 जनवरी 2021 अगर एलएमपी दिया हुआ है तो ईडीडी कैसे निकालेंगे? ईडीडी का हमें फार्मूला पता ही है, 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, ये हमें पता है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब 7 जनवरी 2021 में 9 महीने प्लस 7 दिन जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जनवरी देख लेते हैं। यहाँ पर जनवरी है तो इसको जोड़ेंगे 9 महीने। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कितना आ रहा है? जनवरी में 9 महीने जोड़ने पर अक्टूबर आएगा। कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर आएगा। ठीक, 7 अक्टूबर आ गया। 7 जनवरी से 7 अक्टूबर कितने दिन हो गए? 9 महीने हो गए। अब हमें क्या जोड़ना है? 7 डेज प्लस 7 डेज भी करना है। तो हमारा 7 अक्टूबर आया तो उसमें 7 दिन और जोड़ देंगे। 7 दिन और जोड़ दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 + 7 14, 7 + 7 14 डेज। तो हमारा क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर। और 2021 है तो 2021 रहेगा। अगर यहाँ पे अक्टूबर रहता तो अक्टूबर से अगर आगे हम बढ़ते तो वो 2022 में चला जाता। इसलिए अगर यही मंथ है और यही ईयर है तो यही रहेगा, 2021 का 2021 रहेगा। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो मंथ दिया है उसमें 9 महीने जोड़ देना है और जितना दिन दिया है उसमें 7 दिन जोड़ देना है। तो जैसे आपने देखा कि 7 जनवरी है तो उसमें हम लोग 9 महीने जोड़ें तो 7 अक्टूबर आया। फिर 7 में 7 दिन और जोड़ें तो 7 दिन और जोड़ने पे क्या आया? 14 अक्टूबर। तो एलएमपी क्या था हमारा? एलएमपी था 7 जनवरी 2021। और ईडीडी क्या आया? ईडीडी क्या आया? ईडीडी निकल के आया 14 अक्टूबर 2021। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ ईडीडी निकालने के लिए कि कैसे ईडीडी निकलता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि उसका ईडीडी कितना आया। तो मैं एलएमपी एक दे देती हूँ, 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021 एलएमपी है। आप इसका ईडीडी निकाल कर सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से, निगल्स फार्मूले की सहायता से आप हमें इसका ईडीडी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग सिकनेस क्या है? मॉर्निंग सिकनेस क्या है तो इसको जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 50% स्त्रियों में गर्भावस्था के चौथे सप्ताह से लेकर 14वें सप्ताह तक, चौथे सप्ताह से लेकर 14वें सप्ताह तक सुबह जागने के पश्चात जी मिचलाता है, यानी कि नौजिया, वोमिटिंग की शिकायत रहती है। इससे ही मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान चौथे सप्ताह से लेकर 14वें सप्ताह तक सुबह उठने पर वोमिटिंग, नौजिया यानी कि जी मिचलाना, उल्टी जैसी स्थिति बनी होती है, उसे ही मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। मॉर्निंग सिकनेस कब होती है? गर्भावस्था के दौरान। कब होती है? चौथे सप्ताह से लेकर 14वें सप्ताह तक। सामान्यतः यह 14वें सप्ताह के बाद समाप्त हो जाती है। और ये जो होता है ये प्राइमरी ग्रेविडा में अधिक पाया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विकनिंग क्या है? एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्विकनिंग क्या है, जिसे हम जान लेते हैं। यह गर्भावस्था के दौरान 16 से 20 सप्ताह के बीच, गर्भावस्था के दौरान 16 से 20 सप्ताह के बीच, 20 सप्ताह के बीच जो माता होती है वो अपने बच्चे की पहली हलचल को महसूस करती हैं, उससे ही क्विकनिंग कहा जाता है। जो माँ होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अपने बच्चे की हलचल को महसूस करती है, उसे ही क्विकनिंग कहा जाता है। और यह कब महसूस की जा सकती है? 16 से 20 सप्ताह के बीच में क्विकनिंग को महसूस किया जा सकता है, बच्चे की हलचल को महसूस किया जा सकता है, उसे ही क्विकनिंग कहा जाता है। याद रखिए कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्विकनिंग कब होता है, माँ पहली बार बच्चे की स्थिति को कब महसूस कर सकती है, तो वो 16 से 20 सप्ताह के बीच में। याद रखिएगा 16 से 20 सप्ताह के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनिया निग्रा क्या होता है। तो लीनिया निग्रा जान लेते हैं। लीनिया निग्रा जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लंबी काली रेखा जो पेट पे होती है, लंबी काली रेखा, इसे ही लीनिया निग्रा कहा जाता है। ये हल्के काले रंग की एक लंबी धारी होती है जो कि स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पूरे उदर पे ऊपर से लेके नीचे तक होती है, इसे ही लीनिया निग्रा कहा जाता है। ये हल्की काली रेखा जो एक सीध में होती है उसे लीनिया निग्रा कहा जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होती है। और ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जाते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये गहरी काली रेखा बन जाती है। धीरे में ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्की काली रेखा होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये गहरी काली रेखा हो जाती है जो कि स्टर्नम से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक बनी होती है। यहाँ हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि लीनिया निग्रा कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, स्टर्नम से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक काली लंबी रेखा है, इसे ही लीनिया निग्रा कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो लंबी काली रेखा है, यही लीनिया निग्रा है, इसे लीनिया निग्रा कहा जाता है। इसे ब्लैक लाइन भी बोला जाता है। प्रेगनेंसी में ब्लैक लाइन भी बोला जाता है, लीनिया निग्रा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइग्रेविडेरम क्या है। स्ट्राइग्रेविडेरम क्या है? तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं में उनके पेट पर, थाइज पे, ब्रेस्ट पे कुछ गुलाबी सफ़ेद रंग की धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। गुलाबी सफ़ेद कलर की धारियाँ दिखाई पड़ती हैं, जैसे ऐसे गुलाबी सफ़ेद कलर की धारियाँ दिखाई पड़ती हैं, इसे ही स्ट्राइग्रेविडेरम कहा जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है और ये ज़्यादा स्पष्ट होते जाते हैं, ये धारियाँ जो होती हैं ज़्यादा स्पष्ट होती जाती हैं, इसे ही स्ट्राइग्रेविडेरम कहा जाता है। ये कहाँ पर हो जाता है? पेट पे हो जाता है, थाइज पे हो जाता है, ब्रेस्ट पे हो जाता है। और प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती जाती है ये और भी क्लियर होते जाते हैं, ये चिन्ह और ही क्लियर होते जाते हैं, इसे ही स्ट्राइग्रेविडेरम कहा जाता है। ये कुछ चमकीली होती है, कुछ चमकदार जैसा स्किन पर बन जाता है, इसे ही स्ट्राइग्रेविडेरम कहा जाता है। अब स्ट्राइग्रेविडेरम को फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि स्ट्राइग्रेविडेरम कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जो लंबी लंबी ऐसी लाइन है, चिकनीदार, चमकीली, इसे ही स्ट्राइग्रेविडेरम कहा जाता है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, इसे देख लीजिए, इसे स्ट्राइग्रेविडेरम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं। गर्भावस्था में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? तो गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। गर्भावस्था पूरे 9 महीने की होती है जो कि 3-3 महीनों में डिवाइड होती है। तो ये हो जाएगा गर्भावस्था में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जान लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से कब तक का होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये कब से कब तक का होता है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये 0 से लेकर 12 सप्ताह तक का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से लेके 12 सप्ताह तक का। सेकेंड ट्राइमेस्टर जान लेते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो कब से कब होता है? 13 से लेके 28 सप्ताह तक के समय को सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर कब होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर जान लेते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर कब होता है। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 29 से 40 सप्ताह के बीच के समय को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ये याद रखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक का समय होता है या थर्ड ट्राइमेस्टर कब तक का समय होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब तक के समय को कहा जाता है। तो याद रखिए 0 से 12 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह, 29 से 40 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीपैरा क्या है। मल्टीपैरा यानी कि बहुप्रसवा, इसे हिंदी में बहुप्रसवा कहेंगे। मल्टीपैरा ऐसी स्त्री जो एक से अधिक बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसे मल्टीपैरा कहते हैं। और जो ऐसी स्त्री जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दी हो उससे हम प्राइमी पैरा कहेंगे। मल्टीपैरा क्या हो जाएगी? जो एक से अधिक बच्चे को जन्म दी हो और जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दी हो उसे प्राइमी पैरा कहा जाता है। याद रखिए मल्टीपैरा और प्राइमी पैरा में अंतर करना जान जाइए कि कौन सा प्राइमी पैरा है कौन सा मल्टीपैरा है। प्राइमी पैरा वह हो जाएगा जो सिर्फ एक बच्चे को जन्म दी हो और मल्टीपैरा वो है जो एक से अधिक बच्चे को जन्म दी हो, उस स्त्री को मल्टीपैरा कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान यूट्रस की लंबाई, गर्भावस्था के दौरान यूट्रस की लंबाई कितनी हो जाती है? तो जो नॉर्मली होता है वो यूट्रस की लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 या 8 सेंटीमीटर तक यूट्रस की लंबाई होती है नॉर्मली। और ये गर्भावस्था के दौरान इसकी लंबाई अधिकतम 35 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। कितना? 35 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। नॉर्मली कितना होता है? 7.5 सेंटीमीटर, और गर्भावस्था के दौरान 35 सेंटीमीटर तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में कुल कितना वजन बढ़ता है? जो गर्भावस्था में कुल कितना वजन बढ़ता है? प्रेग्नेंट लेडी का कुल कितना वजन बढ़ता है गर्भावस्था के दौरान? तो वो आंसर हो जाएगा 11 kg। कितना हो जाएगा? 11 kg। याद रखिएगा, पिछले 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भावस्था में कुल कितना वजन बढ़ता है स्त्रियों का, तो हो जाएगा आंसर 11 kg। 11 किलो तक वजन गर्भावस्था में स्त्रियों का बढ़ जाता है। जब गर्भावस्था में 11 kg वजन बढ़ता है तो वो जान लेते हैं कि किस ट्राइमेस्टर में कितना वजन बढ़ता है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वजन बढ़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg वजन बढ़ता है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 11 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरिकोज वेन कहाँ पाया जाता है? वेरिकोज वेन कहाँ पाया जाता है? जान लेते हैं वेरिकोज वेन होता क्या है। जब पैरों में उपस्थित शिरा यानी कि वेन की लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि हो जाती है तो यह घुमावदार एवं मोटी होकर फूल जाती है, जिसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि पैरों में जो उपस्थित शिरा होती है, जो वेन्स होती हैं, उसकी लंबाई और मोटाई में जब वृद्धि हो जाती है तो ये मोटी हो जाती है, अब फूल जाती है। इसे ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। और ये कहाँ पर हो रहा है? पैरों में हो रहा है, तो वेरिकोज वेन पैरों में हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ये होता क्यों है? क्यों उसकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि हो जाती है? क्यों उसका वेन्स मोटा हो जाता है और फूल जाता है, घुमावदार हो जाता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि जो पैरों में जाने वाला अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है वो बाधित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यूट्रस का आकार बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि बच्चा जो है उसी में यूट्रस में ही है, तो इस कारण उसका आकार जब बढ़ जाता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बाधित होता है। इस कारण से जो शिराएँ होती हैं यानी कि वेन्स होती है, उनकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि हो जाती है और वो फूल जाती हैं, क्योंकि ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और इसी स्थिति को वेरिकोज वेन कहा जाता है। जो वेन्स फूल जाती हैं, मोटी हो जाती है, घुमावदार हो जाती हैं, परेशानी देने लगती हैं, उन्हें ही वेन्स को वेरिकोज वेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेगर साइन क्या है? हेगर साइन क्या है? तो हेगर साइन वो हो जाएगा, इसमें यूट्रस के इस्थमस पार्ट में कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाने के कारण जो इस्थमस पार्ट होता है वो मुलायम हो जाता है। इसी को ही हेगर साइन कहा जाता है। यूट्रस के इस्थमस पार्ट का मुलायम हो जाना ही हेगर साइन कहलाता है। छोटी सी बात में याद रखिए इसको कि गर्भाशय के इस्थमस पार्ट का मुलायम हो जाना ही हेगर साइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामर साइन क्या है? पामर साइन क्या है? तो पामर साइन वो हो जाएगा, इसमें पामर साइन में यूट्रस जो होता है वो बीच बीच में या समय समय पे संकुचित और विस्फारित होता है। जैसे कि हृदय होता है या हार्ट होता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है फिर फैलता है, जिससे ब्लड पंप होता है। ठीक वैसे ही जो यूट्रस है वो भी गर्भावस्था के दौरान बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर फैलता है, और इससे ही पामर साइन कहा जाता है। कौन सा साइन कहा जाता है? पामर साइन कहा जाता है। ये कब होता है? ये 6वें सप्ताह से इसे फिल किया जा सकता है। पामर साइन को 6वें सप्ताह से फिल किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।